नमस्कार। Our today's topic is domestic violence। आज का हमारा टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट्स डिस्कस व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ टाइप ऑफ वायलेंस committed in domestic सर्कल। मीन्स डोमेस्टिक सर्कल में जो भी वायलेंस की जा रही है बाय समवन ऑन विक्टिम। डोमेस्टिक सर्कल में जो भी वायलेंस की जा रही है वो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूड होगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली इसके अंदर ऐसे कौन से एक्ट्स होते हैं जिन्हें हम डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं। तो हमारा सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उसमें क्या आता है, थ्रेट्स टू लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी। थ्रेट्स टू लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये जो थ्रेट्स हमारे फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। मींस कोई किसी को फिजिकली टॉर्चर कर रहा है या मेंटली टॉर्चर कर रहा है, वो एक, लेकिन डोमेस्टिक सेटिंग्स में, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाएगा। और क्या हो सकता है, हैरेसमेंट। किस टाइप की हैरेसमेंट, किसी भी टाइप की, लाइक इंजरी, इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है। कैसे हार्म कर सकते हैं, किसी को कोर्स करके, इंजरी हो गया, हार्म हो गया बाय कोर्सिंग, अनलॉफुल डिमांड हो गया डाउरी के लिए, डाउरी या अदर प्रॉपर्टी, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इन चीज़ों के लिए या और भी कुछ के लिए हैरेसमेंट, ये भी हमारी डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होगी। और क्या हो सकता है, मींस और कुछ भी किसी भी टाइप की इंजरी और हार्म, किसी भी टाइप की इंजरी और हार्म, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, किसी भी टाइप की, ये हमारा सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस में ये सब आता है। अब देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, डोमेस्टिक वायलेंस के टाइप्स हमारे, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, टेक्नोलॉजिकल अब्यूज। तो हमारी ये फिजिकल अब्यूज क्या होती है, फिजिकल अब्यूज कोई भी वायलेंट कंडक्ट, कोई भी वायलेंट कंडक्ट, लाइक स्लैपिंग हो गया, बाइटिंग हो गया, बीटिंग हो गया, हिटिंग, किकिंग, एटसेट्रा।
ये कोई भी वायलेंट कंटेक्ट हमारा फिजिकल एब्यूज में आता है। इसके साथ साथ और क्या इंक्लूड होता है फिजिकल वायलेंस में? किसी को फोर्स करना, किस लिए? अल्कोहल यूज करने के लिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई करना, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो डिनाई करना। तो ये सब हमारी फिजिकल वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूडेड है। अब हमारा सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है? सेक्सुअल एब्यूज में क्या होता है? किसी को फोर्सफुली फोर्सफुली ट्राई टू मेक फिजिकल कांटेक्ट, ट्राई टू मेक फिजिकल कांटेक्ट विद विक्टिम, फोर्सफुली फिजिकल कांटेक्ट विद विक्टिम विदाउट विदाउट हिज और हर कंसेंट, विदाउट कंसेंट। तो ये क्या होगा हमारा? सेक्सुअल अब्यूज मीन्स किसी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके साथ कोशिश करना, या फिर बिना उसके कंसेंट के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, जैसे कि मैरिटल रेप, फिजिकल वायलेंस, फॉलोड बाय सेक्सुअल अटैक्स और सेक्स, और attacks on private parts. These will include sexual abuse. Now, what is emotional abuse? Emotional abuse is a type of mental coercion by blackmailing emotionally. What is economic abuse? Economic abuse is simply attempting to make the victim financially dependent or reliant, means making or attempt to make him or her financially reliant on you। ये क्या हो गया हमारा? इकोनॉमिक वायलेंस। अब आप सब सोच रहे होंगे टेक्नोलॉजिकल अब्यूज क्या होता है? सिंपली टेक्नोलॉजिकल अब्यूज कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजिकल अब्यूज है टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है विक्टिम को या पार्टनर को कंट्रोल किया जाए, मींस यूजिंग टेक्नोलॉजी टू होल्ड कंट्रोल ऑन पार्टनर, लाइक सर्विलियंस, कॉल टैपिंग, etc. These are types of डोमेस्टिक वायलेंस। नाउ ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? मीन्स कुछ तो कारण रहे होंगे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी कि ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है हमारी। तो डोमेस्टिक वायलेंस के बेसिकली जो कॉजेस हैं वो क्या क्या हैं? कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे सोशियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल फैक्टर्स हो सकते हैं, और हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं।
और रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। और डाउरी, ये एक सोशियो कल्चरल फैक्टर ही है। अब देखते हैं ये हमारे सोशियोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स क्या होते हैं। ये ऐसे इश्यूज या ऐसे कॉजेज होते हैं जो जिनका जो जिनका जो रूट कॉज जो छुपा होता है वो पर्सन के एटीट्यूड, बिहेवियर या फिर सोसाइटी में छुपा होता है। जैसे किसी का लाइक एंगर इशू है, एंगर इशू, या फिर किसी का एग्रेसिव एटीट्यूड है जो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, या फिर सोसाइटल फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी है, या फिर इकोनॉमिक हार्डशिप है, या फिर स्टेटस डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, या किसी का कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर है। किसी से मेरा मतलब है पार्टनर, या फिर जिनके बीच में ये डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हो रही है, या फिर इनका डोमिनेटिंग नेचर है। साथ ही साथ जैसे ड्रग एडिक्शन हो गया, या फिर अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है कि उस पर्सन में साइकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है। मींस अपब्रिंगिंग, उनके जो पालन पोषण होता है, अपब्रिंगिंग एंड साइकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी, ये जो इनस्टेबिलिटी लाइक बाइपोलरिज्म, डिप्रेशन, स्ट्रेस एटसेट्रा, ये सब जो है हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के कॉजेस हो सकते हैं ये। और हिस्टोरिकल फैक्टर क्या होता है, हम हो सकता है हमारा जो हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, खास करके हमारी जो सोसाइटी में जो एक ईविल है। कौन सी ईविल है? कौन सी ईविल है ये है पैट्रियार्की, जो जाने का नाम नहीं लेती। या फिर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत सेंचुरीज सेंचुरीज से चला आ रहा है मेन्स मेल्स के अंदर, कि वी आर सुपीरियर देन फीमेल्स। तो इस हिस्टोरिकल फैक्टर के कारण भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है। और रिलीजियस फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे जो वीमेन डोमिनेशन है, मींस सबटल फॉर्म ऑफ सबटल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन ऑन वीमेन, ये अगर डायरेक्टली नहीं है, इफ नॉट डायरेक्टली, ये कहीं ना कहीं रिलीजियस सैंक्शंस में दिखती है, कि इनडायरेक्टली वीमेन को इस तरीके से रिलीजियस डॉक्ट्रिन के माध्यम से इनडायरेक्टली वीमेन को इस तरीके से कंट्रोल और फोर्स किया जाता है कि जो मेल्स की डोमिनेशन है वो बनी रहे। जैसे एंशियंट टाइम में जो वेदा है, हिंदू सेक्रेड टेक्स्ट, जो वेदा है, ये फॉरबिड थे वीमेंस के लिए। या फिर बाद में जो हमारी पुराण वगैरह ये जो आई, इनमें इस
स्टोरीज को इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है कि उनको, वीमेन को, मेल्स के सबऑर्डिनेट रखा गया है। लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ पति परमेश्वर। कुछ भी हो जाए, मेरा पति परमेश्वर है, चाहे वो ड्रिंक करके आए और मुझे मारे। कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे ये हर सोसाइटी में मेल चाइल्ड की जो डिजायर होती है, वो डिजायर कहीं ना कहीं जो फीमेल्स और वीमेंस, इनका कॉज है डोमेस्टिक वायलेंस का। वीमेंस को फोर्स किया जाता है टू प्रोड्यूस मेल चाइल्ड without knowing that women have no role in choosing whether she will give birth to boy और गर्ल। ये भी एक हमारा कल्चरल फैक्टर है। और ये हमारा फैक्टर आता किस वजह से है? ये जो डिजायर आती है मेल चाइल्ड की, ये आती किस वजह से है? एक, इसके बहुत सारे रीजन है, बट एक रीजन मैं शेयर कर देता हूँ कि एक तो यही कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, मेल्स की जो सुपीरियोरिटी है, जो इनहेरेंट है मेल्स की सुपीरियोरिटी, इसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और दूसरी अवेयरनेस की कमी, जैसे ये है कि वीमेन का कोई रोल नहीं है चूज करने में, गर्ल होगी कि बॉय, इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये फादर का रोल होता है कि, हालांकि कंट्रोल तो इसके हाथ में भी नहीं होता, बट ये फादर पे डिपेंड करता है कि फीमेल होगी या मेल होगा। वीमेन का के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। अब एक डाउरी का भी होता है। अब डाउरी को हमने सोशियो कल्चरल फैक्टर्स से अलग क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि ये जो डाउरी है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक मेजर कॉज है। ज्यादातर जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है डाउरी से रिलेटेड होती है, डाउरी से लिंक होती है। जैसे ये जो फैक्टर है, हम इसको मतलब, ये जो इलीगल डाउरी डिमांड है, डाउरी डिमांड, इसके लिए इंडिया में अलग से एक लॉ भी है सेपरेट लॉ भी है। तो हमने इसको इसलिए अलग से एक फैक्टर रखा है। तो अब हमने डोमेस्टिक वायलेंस देखी। अब ये देखते हैं कि हमारा ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये किस हद तक प्रिवेल है सोसाइटी में। तो अगर हम देखें एनसीआरबी एनसीआरबी 2019 का जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 30.9% ऑफ ऑल 4.05 lakh cases अंडर क्राइम अगेंस्ट वीमेन मीन्स 4.05 लाख केसेस का 30.9% जो है, वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस हैं। और ये 4.05 लाख केसेस, ये वीमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड केसेस हैं। ये क्राइम हमारा डोमेस्टिक सेटिंग्स में भी हो सकता है, या फिर ये आउटसाइड डोमेस्टिक सेटिंग्स में भी हो सकता है। तो ये हमारा एनसीआरबी 2019 के अकॉर्डिंग
ये जो 30.9 केसेस हैं, ये 30.9% केसेस हमारे आईपीसी सेक्शन 498 ए के अकॉर्डिंग है, अंडर है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019-2020 में का डेटा शो करता है, इसके अकॉर्डिंग जो वीमेंस हैं, हमारी जो वीमेंस हैं, उन्होंने स्पाउसल वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है। जो वीमेंस हैं, इन्होंने स्पाउसल वायलेंस होने का एक्सेप्ट किया है। इस सर्वे में कितनी वीमेंस ने? सबसे ज्यादा कर्नाटक 44%, बिहार 40%, मणिपुर 39.6%, तेलंगाना 36.9%। मैं सबके परसेंटेज क्यों बता रहा हूं आपको? लक्षद्वीप 1.3%, नागालैंड 6.4%, गोवा 8.3%, हिमाचल प्रदेश 8.3%। तो मैंने ये इतना सारा डेटा क्यों लिखा दिया आपको? मैं बस यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि चाहे तो वो स्टेट हो लाइक कर्नाटक, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो स्मॉलर स्टेट हो, फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, डोमेस्टिक वायलेंस की एक्सेप्टेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हर जगह है। और सबसे ज्यादा अभी NFHS 5 के अकॉर्डिंग 44% कर्नाटक में है एंड 40% बिहार में एंड 39.6% मणिपुर में। एक साउदर्न स्टेट, एक नॉर्दर्न स्टेट और एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इरिस्पेक्टिव ऑफ पर कैपिटा इनकम, जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वहां भी डोमेस्टिक वायलेंस है, जहां पर कैपिटा इनकम कम है वहां भी डोमेस्टिक वायलेंस है। ऑल्दो इनके परसेंटेज अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस डिनाई नहीं की जा सकती कि यहाँ नहीं है, यहाँ है। अब हमने एक चीज नोटिस की है कि जो एनसीआरबी का डेटा है, ये कौन सा डेटा होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये डेटा जो होता है हमारा एनसीआरबी वाला, ये जो क्राइम्स हमारे रिपोर्टेड होते हैं, मींस जिनकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर या कंप्लेन की जाती है, ये वो है। और ये हमारा जो है, जो सर्वे करते हैं, सर्वे में हम पूछताछ करते हैं कि जी हाँ, आपके साथ कभी स्पाउसल वायलेंस हुआ है कि नहीं है, नहीं हुआ तो सर्वे में वो एक्सेप्ट करते हैं यस हुआ है। तो ये वो डेटा है, मींस इसमें रिपोर्टेड प्लस अनरिपोर्टेड दोनों ही डेटा है। तो एनसीआरबी में ये अनरिपोर्टेड डेटा मिसिंग होता है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 30.9% है, इससे भी कहीं ज्यादा परसेंटेज होगा डोमेस्टिक वायलेंस का। अब ये जो अंडर रिपोर्टिंग है हमारी क्यों होती है? जो कॉजेज है हमारे अंडर रिपोर्टिंग के, क्या कॉजेज हो सकते हैं हमारे? तो अंडर रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले
एम्बेरसमेंट मीन्स वीमेन अंदर से फील करती हैं या फैमिली मेंबर फील करेंगे कि ये एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है कि ये रिपोर्ट करना, या फिर जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वीमेन की, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो वीमेन की फैमिली पे या फिर मेल्स पे, ये कॉज हो सकता है अंडर रिपोर्टिंग का। कि अगर मान लो हमने केस फाइल कर दिया या कंप्लेन कर दी तो फाइनेंशियल हम अब सस्टेनेबल नहीं है, तो अपना आगे मतलब जीवन कैसे गुजारेंगे। या फिर फियर, किस चीज़ का फियर, रिटेलिएशन का। या फिर विक्टिम ब्लेमिंग, कई कई बार तो उल्टा वीमेन को ही ब्लेम किया जाता है कि नहीं, तुम्हारे साथ ये सही हुआ है, तुमने ये ऐसा किया। और इसमें कहीं ना कहीं एक जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, काफी कम्बरसम प्रोसीजर, कंप्लेन करना, एफआईआर करना, फिर सालों साल केस चलना, तो ये काफी कम्बरसम प्रोसीजर है। इसके कारण भी मतलब अंडर रिपोर्टिंग होती है। और क्या हो सकता है हमारा, जैसे इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्की। अब ये इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्की क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एम्बेरसमेंट, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, फियर ऑफ रिटेलिएशन, विक्टिम ब्लेमिंग, cumbersome bureaucratic convoluted प्रोसीजर, तो ये सब तो हम हमारे जनरल टर्म्स हैं। ये इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्की क्या है? तो इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्की ये वो पैट्रियार्की है जिसे वीमेंस वीमेंस इंटरनली इंटरनली एक्सेप्ट कर चुकी है कि हाँ, ये चीज सही है। पति को, कौन से वाले पति को? जो ड्रिंक करके आया और वीमेन की घर पे आके पिटाई लगाई, उसको पति परमेश्वर कहना ही सही है। ये हमारी जो इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्की है, ये अभी आपको वेग लग रहा होगा, बट इसको डेटा के माध्यम से देखते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 कब का है? ये 2015-16 का। इसके अकॉर्डिंग जो 52% वीमेन रिस्पोंडेंट्स थी, वीमेन रेस्पोंडेंट्स थी, इन्होंने माना है कि हाँ, इट इज रीजनेबल इट इज रीजनेबल फॉर हस्बैंड टू हिट हिज वाइफ। मीन्स ये वीमेन्स खुद मान रही हैं, 52%, कि हाँ ये सही है अगर हस्बैंड वाइफ को मारता है, पीटता है तो। और ये जो डेटा है कम हुआ है, बट इतना कम नहीं हुआ। एनएफएचएस 5 में एनएफएचएस 5 में इतना कम नहीं हुआ, ये कम होके 42%, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है इंटरनलाइज पेट्रियार्की। और सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात यह है कि दोनों ही, कौन दोनों? बोथ मैन एंड वीमेन मानते हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है मोरली एंड जानते हैं लीगली ऑफेंसिव है। फिर भी फिर भी ये इस नॉलेज को इग्नोर करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसी इग्नोरेंस के कारण एक सोसाइटल नॉर्म बन चुका है।
सोसाइटल नॉर्म बन चुका है। ये जो सोसाइटल नॉर्म है, ये सोसाइटी में इस तरीके से नॉर्मलाइज्ड हो गया है, इस तरीके से नॉर्मल हो गया है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का इशू हमें दिखता ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे पहुंच जाता है तब हमें दिखता है। इसका एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल तो नहीं, मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक मूवी है, थप्पड़, जिसमें एक थप्पड़, एक जो स्लैप हस्बैंड के द्वारा आउट ऑफ सम circumstances और सिचुएशन लाइक एंगर और वर्क offloading, वर्क प्रेशर offloading ऑन वीमेन और वाइफ, इसको जो है, इस थप्पड़ को इस मूवी में एक डोमेस्टिक वायलेंस का इशू बताया गया। मीन्स कि ये एक सिंपल स्लैप भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, और ये हमें आम जिंदगी में इतना नॉर्मलाइज्ड हो गया है कि हमें दिखता भी नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे लॉज हैं, कौन कौन से कानून हैं जो इस डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को टैकल करते हैं। तो वो कौन कौन से लॉ हैं हमारे? सबसे पहले तो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और ये कोई सिविल लॉ नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ है। हमारी लॉ दो टाइप की होती हैं, एक सिविल लॉ जिसमें सिविल ऑफेंसेस आते हैं, एक क्रिमिनल लॉ जिसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस आते हैं। कभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी यही जान लीजिए। और और क्या है हमारा? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है। और क्या क्या हमारा जो है डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को टैकल करने के लिए और कौन कौन से लॉ हैं? तो कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं जो इस डोमेस्टिक वायलेंस के इशू के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो वो कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 304 बी। सेक्शन 304 बी, ये डाउरी डेथ, डाउरी डेथ को ये पनिशेबल ऑफेंस मानते हैं इस सेक्शन 304 के बी के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 3132, सेक्शन 316, ऑल आईपीसी सेक्शन 3132, सेक्शन 316, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसको पनिशेबल ऑफेंस मानता है। सेक्शन 305 एंड 306 ऑफ आईपीसी, ये एबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड है। सेक्शन 340 एंड 349 ऑफ आईपीसी, ये wrongful confinement एंड wrongful restraint, लाइक आपने जबरदस्ती अपने जो पार्टनर है उसको 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए कहीं रूम में लॉक कर दिया, या उस पे कुछ रिस्ट्रेंट्स लगा दिए जबरदस्ती के, जो नहीं लगाने चाहिए। तो ये सेक्शन 340 एंड 349 के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। और जिसकी हम बात कर रहे थे, सेक्शन 498 ए आईपीसी, ये कुछ नहीं है, ये क्रूएलिटी बाय हस्बैंड
और हिज रिलेटिव्स ऑन वीमेन। अब ये जो रिलेटिव्स हैं, ये जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, ये मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकती हैं, या अदर जेंडर भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बट हस्बैंड के द्वारा जो वाइफ उसके ऊपर जो क्रुएल्टी की गई, जो फिजिकल मेंटल वायलेंस की गई, वो सेक्शन 498 के अकॉर्डिंग अंडर डील करते हैं। अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो चैलेंज है, इसको हम टैकल कैसे करें? क्या मतलब, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इस चैलेंज को कम्बैट करने के लिए? तो सजेशंस क्या हो सकती हैं हमारी इस चैलेंज को कम्बैट करने के लिए? सोचिए, क्या क्या सजेशंस हो सकती हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कैंपेन्स चलती हैं, लाइक अभी गवर्नमेंट ने ये जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों को जो है कंपेल किया, किस चीज़ के लिए? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करने के लिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स लाइक मास्क यूज करना, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। और क्या किया गवर्नमेंट ने? सैनिटेशन, जो स्वच्छ भारत कैंपेन थी, जो स्वच्छ भारत कैंपेन थी, उसमें जो लोग खुले में शौच करते थे, या फिर जो सफाई या स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते थे, उनको अवेयर किया। और क्या किया गवर्नमेंट ने? अल्कोहल कंजम्पशन को लोअर करने में इनिशिएटिव लिया, और इनकरेजमेंट दिखाई ऑर्गन डोनेशन में। ये सब गवर्नमेंट ने किया कैसे? सिंपली ये इनके बारे में अवेयरनेस प्लस एक सस्टेनेबल बिहेवियर और हैबिट बनाने की कोशिश की। अब ये कैसे की गवर्नमेंट ने? ये की नज थ्योरी यूज करके। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेलिब्रिटी कैंपेन चलाए, लाइक आपने कोविड के टाइम पे मास्क यूज करने के लिए सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार हो गया, इनके एड्स वगैरह देखे होंगे। आपने मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को झाड़ू लगाते हुए देखा होगा। तो ये और ये धीरे 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 धीरे, लाइक जैसे विलेजेस में जो जो खुले में शौच करते थे, उनके अवेयर करने के लिए एक टीम बिठाई जाती थी कि देखें और उनको समझाएं कि क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। तो ये जो हमारी नज थ्योरी है, ये धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप्स लेके बिहेवियरल चेंज लाती है। तो ये जो नज थ्योरी का यूज करके हम डोमेस्टिक वायलेंस के इशू को टैकल कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं हम एक, जो हस्बैंड्स हैं, वो जहाँ भी रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, उनको एक ओपन प्लेस दिलाई जाए,
पब्लिक में ओपन प्लेस दिलाई जाए, वो ओपन प्लेस किसके, उनकी फैमिलीज के सामने, मीन्स ऑडियंस में उनकी फैमिलीज हो, उनके सामने प्लेस दिलाई जाए कि वो कभी भी, दे विल नेवर रेज हैंड ऑन देयर पार्टनर्स। और ऐसी ही ओपन प्लेस जो है अपोजिट पार्टनर को भी दिलाई जाए, तो इससे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो है, ये हस्बैंड को ऐसी ओपन प्लेस दिलाने से एक एक जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके ऊपर, मेंस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी कि ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिर्फ वीमेंस को मेंटेन नहीं करना, मेंस को भी मेंटेन करना है। तो ये इससे क्या होगा कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेंस पे ट्रांसफर हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं कि एक आइडियल हस्बैंड मीन्स, जैसे हम मॉडल विलेज की बात करते हैं, वैसे ही हम एक आइडियल हस्बैंड की बात कर सकते हैं हर एक सोसाइटी या हर एक कम्युनिटी में। और इस हस्बैंड, इस ऐसे आइडियल हस्बैंड्स को हम इलेक्ट या सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको एज अ रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं अदर हस्बैंड्स के लिए। और ये जो आइडियल हस्बैंड्स हैं इनको एडवाइस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है या जो भी इनके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जैसे झगड़े कहाँ नहीं होते या मतभेद कहाँ नहीं होते, दो माइंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं, तो मतभेद होंगे। तो इनको जो है ये इस तरीके से समझाए, इस तरीके से उनको, मतलब एक होता है ना रोल मॉडल, किसी को बना देते हैं तो उसकी बात का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो उनको समझाए कि ये जो इश्यूज है हमारे, जो भी तुम्हारी डोमेस्टिक सेटिंग्स में हो रहे हैं, इनको नॉन वायलेंट और या फिर एंड रेस्पेक्टफुल मैनर में समझाएं, मीन्स रेस्पेक्टफुल या नॉन वायलेंट मैनर में टैकल करें। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि एक ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, इसको मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में लाया जाए कि अगर कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो लोग चुप ना बैठें, आसपास कहें हाँ मेरे साथ ये हुआ है। लाइक जैसे अभी मी टू मूवमेंट हुई थी, मी टू मूवमेंट में जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुई है पास्ट में, उन्होंने आके सामने आके बोला कि हाँ मेरे साथ हुआ है। तो ये एक मूवमेंट होगी। कुछ इसी तरीके से ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कन्वर्सेशन है, ये ओपन लाई जाए, ओपन की जाए सोसाइटी में, मीन्स ओपनली कन्वर्सेशन हो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, इसको मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन बनाया जाए। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारी जो सोशल नॉर्म बनी हुई थी, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक ये ये जो ये जो कन्वर्सेशन है ये सिविल बिहेवियर की तरफ जो है, सिविल बिहेवियर की तरफ लेके जाएगी अगर हम इस तरीके से करते हैं सिविल बिहेवियर। और ये जो कन्वर्सेशन है ये एक, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देगी कि ये जो हमारे जो बिहेवियरल चेंज हैं, ये जो हमारे जो जितने भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, उनके कारण जो भी हमारे बिहेवियरल चेंज है जो है वो
काफी लॉन्ग टाइम तक, मींस सस्टेनेबल रहे, जो हमारे बिहेवियर चेंज है सस्टेनेबल रहे। तो दोस्तों, अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं, बस आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो कंटेंट है उसको शेयर करना है। प्लस अच्छा लगा तो लाइक, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक, और साथ में फीडबैक भी। फीडबैक कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू गाइस।